नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 की गणित का मॉडल प्रश्न पत्र। ये राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट पर पूर्णतः आधारित है और मुझे पूरी आशा है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको माध्यमिक जो परीक्षा होने जा रही है उसमें देखने को मिलेंगे। ये वीडियो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यार्थियों के अलावा भारतवर्ष में कहीं से भी जो वीडियो इस देख रहे हैं उन सबके लिए भी ये लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि इस समय पूरे देश का पाठ्यक्रम एक जैसा है, एक जैसे लगभग प्रश्न आने तो सभी के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के या बिहार बोर्ड के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। तो देखिए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसी बातें लिखी हुई मिलेंगी कि समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80, सभी प्रश्न अनिवार्य आपको करने हैं और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके सभी के उत्तर एक साथ लिखें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो 15 प्रश्न है पहले वो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या है। तो आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि रूट 1 बराबर 1, ये तो परमेय संख्या हुई। इसी तरह रूट 2 ये अपरमेय संख्या हुई। रूट 3 अपरमेय संख्या। रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को 2/1, तो ये क्या हुई, परमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि परमेय संख्या भी हो सकती है, अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसमें सेक्स जो ऑप्शन सी है ना आपका, कि कभी परमेय संख्या और कभी अपरमेय संख्या, ये सही रहेगा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी 13, 19, 205, इसका अंतिम पद है, में पदों की संख्या है। आप जानते हैं एपी में जो पदों की संख्या है वो कैसे लिखी जाती है, ए एन से व्यक्त की जाती है, एन या टीएन। एन का मतलब nth टर्म, ठीक है। तो एन से लिख दीजिए चाहे टीएन से लिख दीजिए। तो ए एन यहां कितना दिया गया है, 205, एनवा पद मान लेते हैं, एनवा पद है, ठीक है। अब एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। अब ए का मान प्रथम पद, ए क्या होता है, प्रथम पद कितना दिया गया है, 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब सार्वंतर, दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर। तो 19 और 13 का अंतर कितना है, 6। 19 में से 13 घटा के मैंने डी प्राप्त कर लिया, बराबर 205 हो गया भाई। 13 को उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 13, ये हो जाएंगे 192। तो n माइनस 1 का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, 192/6, ये 6 यहां आ जाएगा भाई। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 32, और ये जो माइनस 1 इधर आ जाएगा +1, तो ये 33, ठीक है। तो ये कौन सा है, 33वां पद है, कौन, 205, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, किसी एपी का दूसरा पद 4 है और 7वां पद -11 है, तो सार्वंतर होगा। तो देखिए, पहला पद ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ठीक है, क्योंकि n पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो आपसे मैं पूछूं 100वां पद क्या होगा, a प्लस 99d, एक कम d लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद, इसका मतलब a प्लस d का मान दिया गया है 4, और 7वां पद अर्थात a प्लस 6d कितना दिया गया है, -11, ठीक है। तो अब मैं इसको सरल करूंगा, तो माइनस माइनस और ये प्लस चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। इसको सरल करने की, तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 6d है, प्लस का 1d है, तो माइनस के 5d बराबर 11 और 4 15, तो d का मान हो जाएगा 15/-5 अर्थात -3। तो यहां सार्वंतर क्या है, -3, जो विकल्प डी है, ठीक है भाई। तो चौथा प्रश्न देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान है। तो देखिए, जो बहुपद दिया गया है f(x) वो क्या है, x² + 2x + 3, इसके दो शून्यांक क्या है भाई, इसके दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं कि
मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अर्थात एक्स का गुणांक माइनस में बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक क्या है यहां -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -2। इसी तरह मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, अर्थात अचर पद क्या है 3 और ए अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो कितना हो गया 3। तो अब पूछ किसका मान रहा है, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सरल कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। तो देखिए यहां बीटा प्लस एल्फा अर्थात एल्फा प्लस बीटा को भाग कर दीजिए एल्फा बीटा से। तो देखिए यहां एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -2 और एल्फा बीटा का मान क्या है 3, तो -2/3 अर्थात विकल्प भी आपका सही आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 5वां प्रश्न देखिए, यदि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान। तो देखिए ध्यान रखें जो समीकरण दिया गया है 10x - 9y = 12, इसको ये जो दिए गए मान है 2k - 1 और k संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं 2k - 1 और y के स्थान पर क्या लिख देता हूं k। तो लिखिए देखिए 10 x के स्थान पर 2k - 1 -9, अब y के स्थान पर क्या लिख देता हूं k और ये बराबर 12। अब इसको आप सरल कर दीजिए, 20k - 10 - 9k = 12। अब आप पक्षांतरण कर दीजिए, तो देखिए 20k - 9k ये 11k बराबर 12 इधर को है 10 इधर को जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। पक्षांतरण करने के बाद तो k और ये इतने हो गए 22, तो k का मान हो जाएगा 22/11 अर्थात 2। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये टाइपिंग में कभी कैपिटल बी है, कभी कैपिटल ए है, कभी स्मॉल में है, तो इसकी आप ज्यादा चिंता ना करें। वहां आपके प्रश्न पत्र में कैपिटल ABCD होंगे या आवासा दा होंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिए गए EFG, ये त्रिभुज है भाई, ये राइटिंग या टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो दिए गए त्रिभुज EFG में LM, ये जो LM है वो समांतर है FG के, तो LE का मान निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं आपको क्या लगाना है, आप बिल्कुल सही समझे। आप क्या कहेंगे कि EL अपॉन क्या होगा LF बराबर होगा EM बटे MG। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि आपने अच्छी तरह से तैयारी की है। तो देखिए EL का मान मुझे निकालना है, तो EL तो ऐसे ही लिख देंगे। LF का मान कितना है 7.2 बराबर EM का मान 1.8 दिया गया है सेंटीमीटर में और MG का मान दिया गया है 5.4। तो देखिए अब बचगुणा कर दीजिए भाई, तो 5.4 EL बराबर 1.8 इंटू 7.2, तो EL बराबर क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4। इससे ये 3 बार कटा, 3 से ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो ये EL का मान कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही विकल्प होगा। तो देखिए वैसे भी आप देखिए ये समान अनुपात में होती है ना, समानुपातिक प्रमेय इसमें लगा देंगे भाई। देखिए 18 3 54 इनका अनुपात 1:3 है, तो यहां भी 1:3 ही होगा। तो जब ये तीसरा हिस्सा 7.2 है तो एक हिस्सा कितना होगा 2.4। वैसे भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक का मतलब निर्देशांक इतने हों, तो देखिए चलिए मैं एक चित्र बनाता हूं भाई। चलिए ये मैंने वृत्त बना दिया, अब एक व्यास में बना देता हूं, ये व्यास बना दिया। ठीक है भाई, तो अब देखिए ये कोई व्यास है A और B, इसके निर्देशांक क्या है 2 और 3 और ये -6 और 7। तो उसके केंद्र ये O है भाई। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है यार। तो मध्य बिंदु आप जानते हैं, इसके निर्देशांक अगर मैं x और y मान लूं और सिरे a के निर्देशांक x1 और y1 और सिरे b के निर्देशांक x2 और y2 मान लूं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y दूसरा निर्देशांक क्या है y1 प्लस y2 बटे 2, अर्थात
देखिए x1 2 है, x2 कितना है -6, तो देखिए 2 -6/2 अर्थात -4/2 बराबर -2। तो पहला तो -2 होगा और y वाला क्या होगा, y बराबर क्या होगा, y1 3 है, y2 कितना है 7, तो 3 + 7/2 अर्थात 10/2 बराबर 5। तो x और y अर्थात O के जो निर्देशांक हुए वो कितने हुए, -2 और 5। -2 और 5 इस केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो विकल्प ए आपका सही होगा। तो देखिए अब चलते हैं 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके देखिए कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर है, ठीक है। तो देखिए थीटा को कैसे देखेंगे, देखिए मैं इस आईपैड से आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए दिया गया है, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में दिया गया बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिया गया क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो मुझे cos 3 थीटा बराबर लिखना है। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, भाई 2 नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि cos में वो मान देखना है, cos के किस कोण का मान 1/2 होता है। आपको पता है cos 60 का, तो 1/2 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, cos 60। इसका मतलब cos 3 थीटा किसके बराबर है, cos 60। इसका मतलब थीटा वो विशेष कोण था जिसका तिगुना करने पर मुझे 60 प्राप्त हुआ है, अर्थात 3 थीटा किसके बराबर था, 60 के बराबर। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3 20 डिग्री, और ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिकोणमिति तो सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं भाई। तो देखिए चलिए समकोण त्रिभुज बनाया, अरे यार ये क्या बना दिया भाई इसने, चलिए समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। अब ए बी सी इसका नामांकन कर दिया, यहां सूर्य भगवान है भाई। अब 6 मीटर ऊंचा खंबा ए बी है और इसकी छाया बी सी है जो 2√3 मीटर है, ये 6 मीटर लंबा है, और सूर्य का उन्नयन कोण मैंने मान लिया थीटा। तो अब देखिए इसमें ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो लंब और आधार का रेशो दिया गया है, तो ऐसा सूत्र लगाएंगे हम त्रिकोणमिति में, वो अनुपातिक सूत्र हम लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आते हो, और लंब और आधार किसमें आते हैं, टेन में। तो देखिए समकोण त्रिभुज में पूरा, देखिए ये प्रश्न आपका 2 नंबर का भी आ सकता है, आपका 1 नंबर का भी आ सकता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न लिख रहा है, हो सकता है वो 2 नंबर में आ जाए, हो सकता है वो बड़े प्रश्न के रूप में भी आ जाए या बड़े प्रश्न के भाग के रूप में भी आ जाए। तो ध्यान से देखना भाई, मैंने प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा अप रखा है, जिससे आप जब प्रश्न करने बैठे ना बोर्ड परीक्षा में, तो वो आपको बहुत आसान लगे और आपके 100 में से 100 अंक आए। पूरा पेपर देखना, भागना नहीं है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा सूत्र लगाना है, जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है यहाँ ए बी, आधार क्या है बी सी। अब मान रख दीजिए भाई, तो tan थीटा बराबर ए बी की जगह में क्या रख दूं, 6 मीटर, और बीसी की जगह 2√3। तो देखिए 2 या 6, तो 3/√3। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 गुणा √3। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, क्योंकि 3 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 किसके बराबर होता है, √3, और √3 के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए tan थीटा का मान √3 आ गया। अब इसको सरल करने के लिए मुझे क्या करना है कि tan में ऐसे कोण को ढूंढना है जिसका मान tan में √3 होता हो। वो किसके बराबर होता है, tan 60 के, क्योंकि tan 60 का मान ही हम जानते हैं √3 होता है। इसका मतलब थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण POA बराबर होगा। तो देखिए मैं चित्र बना देता हूं एक, और ये कोई बिंदु P है भाई यहां, और इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई PA और PB। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको ये मान लीजिए ना, ये बिंदु P A है और ये P V है, ये O है।
तो अब देखिए इसको यहां मिला देता हूं और इसको यहां मिला देता हूं, ठीक है, और ये बिंदु आपका हो गया P। अब क्या दिया गया है कि दोनों स्पर्श रेखाएं PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, अर्थात कोण APB बराबर कितने का दिया गया है, 80 डिग्री का। अब आप देखिए कि OAPB एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, तो इसका मतलब कोण OAP और कोण OBP ये दोनों कितने के होंगे, 90-90 के। तो भाई चतुर्भुज के दो कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो शेष दो कोण, ये कोण और ये कोण बचा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180, ठीक है ना, क्योंकि 360 में तो 180 चले गए। तो अब इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180। तो सीधी सी बात है, जब APB ये कोण 80 डिग्री का दिया गया है तो कोण AOB ये भी आ सकता है, ध्यान से आप देखना, इस कोण को भी पूछ सकता था। तो AOB कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री का। लेकिन इसको नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है, POA अर्थात इस कोण को पूछा है, केवल ऊपर वाले कोण को पूछा है। चलिए मैं कलर चेंज करके ही आपको बता देता हूं, ठीक है, ऊपर वाले कोण को पूछा है। अब ऊपर वाले कोण को कैसे देखें, देखिए जो त्रिभुज है दो आप देख रहे हैं, त्रिभुज कौन सा, OAP और त्रिभुज OBP दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप क्यों है भाई, समरूप कैसे हैं कि देखिए OA और OB दोनों बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, PA और PB बराबर है क्योंकि हम जानते हैं वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, इसलिए PA और PB दोनों बराबर होंगी। OP दोनों में ओवेनिस्ट है, स्क्रीन की तरफ आप ध्यान रखिए। तो दोनों समरूप होंगे और जब समरूप होंगे तो ये जो कोण है कौन सा, POA, तो कोण POA और कोण POB दोनों बराबर होंगे और वो किसका होगा, कोण AOB का आधा होगा। अब AOB कितना है, AOB कितना है आपका भाई, 100 डिग्री, तो 100 का आधा 50 डिग्री हो जाएगा, और जब 50 डिग्री हो जाएगा तो ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, व्यास का आधा 6 सेंटीमीटर, केंद्र O है, एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है। तो देखिए मैं बना देता हूं, चलिए ये बन गया भाई। अब ये इसका केंद्र मान लीजिए और इसमें ये दो एक त्रिज्यखंड बना देता हूं, ठीक है भाई, ये A और B इस प्रकार है कि कोण AOB कितने का है, 30 डिग्री का। तो लघुचाप AB की लंबाई, तो A से लेके B तक की लंबाई हमें ज्ञात करने। तो देखिए चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता है, क्या है, 2 पाई r थीटा बटे 360 या पाई r थीटा बटे 180, इसको लिख देते हैं, एक ही बात है क्योंकि 2 से 360 180 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए पाई, क्योंकि आंसर पाई में है तो पाई को मान नहीं रखते हैं। r का मान कितना है, 6, तो 6, और थीटा का मान कितना है, 30 बटे 180। अब 30 की 180 तो ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन A सही। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, एक बेलन की ऊंचाई, तो देखिए h का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम जानते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h, और इसका मान कितना दिया गया है, 264 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें h का मान रख के और बेलन की त्रिज्या निकालते हैं और उसके बाद इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 264 अपॉन 2 पाई h, तो देखिए 264 अपॉन 2 इंटू 22 और 7 ऊपर और h 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 22 से 22 एकन 22, 22 दूनी 44 और ये 2 दूनी 4, तो ये 3 बार ये कट जाएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगी, ये आ गई 3, ठीक है भाई, r त्रिज्या आ गई 3। तो बेलन का जो आयतन होता है, अब निकाल लीजिए बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए 22 बटे 7, r स्क्वायर की जगह 3 गुणा 3 और h की जगह 14, तो देखिए 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 9, तो 9 चौका 36 और 39, 396 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, चर मान,
5 3 8 2 4 की माध्यिका। अब देखिए माध्यिका का मतलब आप जानते हैं बीच का अंक, ठीक है, मिडिल पॉइंट या मिड टर्म। तो देखिए सबसे पहले जो आपको डिजिट्स दी गई हैं या आंकड़े दिए गए हैं उनको या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले जमाएंगे। तो देखिए अगर मैं सब बढ़ते क्रम में जमाऊं तो सबसे पहले 2 को लिखूंगा, फिर 3 को लिखूंगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 8। अब इनमें बीच का अंक, माध्यिका क्या होती है, बीच का अंक, तो m बराबर क्या हो जाएगी 4। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वैसे देखिए अंक ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 अगर पद हैं तो माध्यिका m बराबर क्या होता है, n+1/2 वहां पद, अर्थात 5+1/2 अर्थात 6/2 बराबर 3 वहां पद। आप बाएं से देखिए चाहे दाएं से देखिए, 1 2 3 या 1 2 3, मध्य की संख्या कौन सी आएगी, 4। तो माध्यिका या माध्यक यहाँ क्या है हमारा 4। अब देखिए 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। आप जानते हैं बहुलक क्या होता है, जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक होता है। अब देखिए यहां बारंबारता को देखिए, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, ये 15 20 25 15 और 45। इसका मतलब बहुलक कहां होगा, 40 और 50 के बीच में होगा। अब चूंकि अकेला 40 होता तो बहुलक 40 लिख देते, अकेला 50 होता तो हम बहुलक 50 लिख देते। इसका मतलब ये बहुलक वर्ग आ गया। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 40 से 50, ठीक है भाई। बहुलक वर्ग मैंने कैसे देखा, जिस चर की, देखिए सब सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है 45, वो किस वर्ग की है, 40 से 50, ठीक है। यहां ये भी प्रश्न पूछ सकता था कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा या उच्च सीमा या ऊपरी सीमा भी पूछ सकता था, जो कितनी है 50 है, ठीक है। तो यहां पूछा क्या है इसने, बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग है 40 से 50। ऑप्शन डी हमारा सही है। लास्ट प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप जानते हैं प्रायिकता के बारे में कि अगर घटना श्योर है, निश्चित होने वाली है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता होती है 1, और जिसके घटित होने की संभावना बिल्कुल नहीं है उसकी प्रायिकता होती है 0। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है। यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को मैं पी से व्यक्त करूं तो पी का मान <= 1 होगा और 0, अर्थात प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए 2/3 1 से कम है, 0.66 आ जाएगा। माइनस नहीं हो सकती, ठीक है, 0.7 भी 1 से कम है। 15% का मतलब 15/100 अर्थात 0.15, ये भी 1 से कम है। तो कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में 7 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, एक एपी का प्रथम पद 7 है और 13वां पद 35 दिया है, तो एपी का सारवंतर क्या होगा। देखिए प्रथम पद क्या है, 7 है, 13वां पद क्या होगा इस एपी का, a+12d। तो देखिए मान दिया गया है a+12d का मान कितना है 35, a का मान कितना है 7 प्रथम पद, तो 7 + 12d बराबर 35, तो 12d बराबर 35 - 7 बराबर 28, तो d का मान 28/12, 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, 7/3 होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, साइन a - b का मान 1/2 दिया गया है, कॉस a + b का मान 1/2 दिया गया है, तो a और b क्या मान है। तो देखिए क्या दिया गया है, साइन a - b बराबर 1/2। ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है कि साइन का वह मान देखिए जिसका मान 1/2 होता हो। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब इससे निकल कर क्या आ गया कि a - b अर्थात कोण ए से कोण बी को घटाएंगे तो वो 30 डिग्री प्राप्त होगा। ये समीकरण 1। दूसरी चीज क्या दी गई है कि cos a + b का मान 1/2। हम जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, अर्थात a + b किसने के बराबर होगा, 60 डिग्री का। ये समीकरण 2। 1 और 2 को सरल कर दीजिए, जोड़ लेंगे तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 90, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, तो a का मान तो 45 डिग्री लिख दिया। अब चूंकि a और b जोड़ने पर कितने 60,
तो ए में कितना जोड़े कि 60 आ जाए, 15 डिग्री। ठीक है भाई, तो अपने आप देख लीजिए कि ए माइनस बी अर्थात 45 माइनस 15 30 आ गया ना, और यहां भी देख लीजिए कि 45 प्लस 15 60 आ गया। ठीक, अब देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु ये मैंने बना दिया, तो ये शंकु मैंने बनाई दिया। चलिए आधार की त्रिज्या कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है इसकी 6, ये ओ ए और इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है पाई आर एल होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, पाई आर एल। आर एल क्या होती है तिर्यक लंबाई। अब इस समकोण त्रिभुज ए ओ बी से आप देख रहे हैं कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 64 प्लस 36 बराबर 100। तो एल का मान अंडर रूट 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 8 और एल का मान आ गया 10। ठीक है, तो देखिए 31.4 गुणा कर दूंगा मैं 8। ठीक है, और इसको लिख दीजिए गुणा करके, 8 चौका 32। ठीक भाई, और 8 एकन 8 और 3 11 और 8 दिया 24 और 1 25, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 251.2। और सरल आप कर लेना। वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपको निकालना है। आपको बताइए कि सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग होता है, उसकी निम्न सीमा को एल से व्यक्त करते हैं। तो जो सूत्र है आप रट लीजिए एल प्लस, ठीक है, और जो सर्वाधिक बारंबारता होती है उसको किससे व्यक्त करते हैं हम F1 से। तो देखिए F1 माइनस F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहां F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और गुणा H क्या है यहाँ वर्ग अंतराल है। तो ये सूत्र आपको लिख कर आना है भाई। 5वां देखिए, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाली सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं बारंबारताओं को जेड बनाते हुए जोड़ते चले जाते हैं। तो सभी वर्ग की बारंबारताओं, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बारंबारताओं का योग होता है। घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। तो देखिए ध्यान रखना भाई, जैसे मैं कोई घड़ी बना देता हूं, ये घड़ी बना दी मैंने, ठीक है, अब इसमें ये 12 है, ये 6 और इसमें 3 और ये 9। अब देखिए मान लेते हैं घड़ी की घंटे की सुई पहले 12 पे और अब आ जाती है 3 पर। ठीक है, तो समय कितना लगा भाई 2 घंटे और ये 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे आप सोचना 3 घंटे अर्थात 180 मिनट में कितने का कोण बनाया घंटे वाली सुई ने 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा 90 बटे 180 अर्थात आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे पता लग गया ना आपको कि आधे डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई 1 मिनट में। और अगर मैं पूछूं मिनट वाली सुई कितना बनाती है 1 मिनट में सुई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तब हम क्या करते देखिए मिनट वाली सुई अगर 12 से 3 तक आएगी तो कितने 15 मिनट मिलेगी। तो 15 मिनट में कितने का कोण बना रही है 90 डिग्री का, भाई 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 90 बटे 15 बराबर 6 डिग्री का। तो जब मिनट वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है आधे डिग्री का कोण। ठीक है, याद रहेगी ना। तो यहां मिनट वाली सुई की बात नहीं पूछ रहा था, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, और अगर 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना गया कोण पूछता तो कितना लिखते हैं आप 6 डिग्री। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न देखिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है भाई, तो अब मैं संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को व्यक्त कर देता हूं पीई से, और जो कितनी है 0.62।
ठीक है भाई। तो रेशमा के जीतने की, अब एक बात सोचो, रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता हारेगी। ठीक है, तो संगीता के हारने की प्रायिकता को व्यक्त करूं मैं पी बार। अब आप जानते हैं किसी घटना के होने और ना होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अर्थात आप जानते हैं कि पीई किसी घटना के होने और पीई बार किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, और दोनों का योग कितना होता है? 1। तो मैं पूछ रहा है कि संगीता के मैच हारने अर्थात रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये प्रायिकता है भाई, प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस पीई अर्थात 1 माइनस 0.62.28। तो यहां आंसर में आप लिखेंगे 0.28। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न होता है लघुत्तरात्मक, और लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको पूरे लिखे हैं बहुत मेहनत से, ब्लूप्रिंट के आधार पर इन प्रश्नों का संकलन किया गया है, आप हल्के में ना लें इनको। तो देखिए कितने आएंगे? 10, एक नंबर के। ठीक है, एक नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर के रिक्त स्थानों वाले और 1 नंबर के अति लघुत्तरात्मक। तो टोटल ये 32 नंबर के जो प्रश्न है, अर्थात 32 नंबर के 32 प्रश्न आपको 1 नंबर वाले मिलेंगे। ठीक है, इनकी तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप चलते हैं, इनको सरल करते हैं फटाफट। आपको कहीं जाना नहीं है और बने रहना है, पूरा वीडियो देखकर जाना है और फिर इसको बिना देखे हल करने का प्रयास करना है। 100 में से 100 कैसे नहीं आएंगे आपके? तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संख्याओं 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या है 72, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 नाम 72, इनके आवाज गुणनखंड कीजिए। आपको पता ही है कैसे करते हैं, जैसे 72 लिख लिया, 2 से काटिए 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 9, फिर 3 से 3 दिया 9, फिर 3 एकन 3, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितनी है? 2। आवाज गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। इसी तरह 120 को कैसे लिखेंगे? 15 8 120, तो कैसे लिखेंगे? 8 के 2 की घात 3, फिर 15 के 3 गुणा 5। आप ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने 72 के किए। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? न्यूनतम घात वाली संख्याओं को लिख देते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 और 2 की घात 3 में न्यूनतम घात चूंकि समान है तो 2 की घात 3 आ गया, फिर 3 और 3 की घात 2, इनमें न्यूनतम कौन है? 3 की घात 1। ठीक है भाई, तो कितना हो गया ये? 8 गुणा 3, तो ये 24 तो आ गया एचसीएफ। वैसे भी हम क्या जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिसमें 72 में भी भाग चला जाए जिसका, और 120 में भी भाग चला जाए। वो कौन सी है? 24 है, क्योंकि 24 तिया 72 और 24 पंजे 120। छोटी नहीं, छोटी तो बहुत है, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। 24 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका 72 में और 120 दोनों में भाग चला जाए। तभी तो कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या है इनका? एचसीएफ। ठीक, अब एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, अर्थात ऐसी संख्या मुझे ज्ञात करनी है जिसमें इन दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। अर्थात वो ऐसी संख्या ढूंढनी है भाई जिसमें 72 का भी भाग चला जाए और 120 का भाग भी चला जाए। तो एचसीएफ से अलग परिभाषा है ना। तो उनमें इसमें क्या करते हैं भाई, हम बड़ी घात वालों संख्याओं को लिखते हैं और छोड़ते किसी को नहीं है। अगर कॉमन भी नहीं है तो छोड़ते किसी को नहीं है। तो देखिए इन दोनों में, यहां 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3, तो बड़ी घात 2 की घात 3 मतलब है ही वो। यहां 3 की घात 2 है या 3 की घात 1 है तो 3 की घात 2 को लिखेंगे। और देखिए 5 इसमें नहीं है, 5 को भी लिखेंगे तो गुणा 5, ये एलसीएम आ जाएगा। तो कितना हो गया? 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 और ये 5। तो देखिए 8 नाम 72 पंजे 360, तो एलसीएम कितना आ गया? 360। पूछ क्या रहा है? एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 24 अनुपात 360। तो देखिए 24 एकन 24, अब 24 से इसको काटेंगे तो देखिए 24 एकन 24 और 24 पंजे 120। अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 15। वैसे भी देख लीजिए अनुपात जब निकालेंगे तो 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 की घात ये कट जाएंगे,
ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे 3 पंजे 15 रह जाएंगे, यही है ना। आप चलते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से -7 और 10 है। तो देखिए, पहले शून्य को मैं एल्फा और दूसरे को बीटा का मैं मानूं तो क्या दिया गया है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर -7 है और एल्फा इंटू बीटा दिया गया है 10, अर्थात इनका गुणनफल कितना दिया गया है 10। तो बहुपद कैसे लिखते हैं भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस और -7 है तो -7 एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान क्या है 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा भाई, द्विघात बहुपद। एक पिता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस कथन को बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखिए, अब इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं कि माना पिता की, ऐसे लिखते हैं भाई, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए, पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पिता 7 वर्ष पूर्व कितने का था, x - 7 का, क्योंकि वर्तमान में x वर्ष का है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात पुत्री भी उस समय कितने की होगी, y - 7 की, तो उसके 7 गुने के बराबर था। पिता x - 7 का था 7 वर्ष पहले, पुत्री y - 7 वर्ष की थी, तो इसके 7 गुने के बराबर था। हमेशा गुणा पुत्र या पुत्री की आयु में ही होता है, ध्यान रखना भाई। तो इसको सरल कर देते हैं, x - 7 बराबर 7y - 49, या x - 7y बराबर, ये -49 से 7 इधर को जाएंगे तो -42, समीकरण 1। ये पहला भाई बीजगणितीय कथन के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। दूसरी बात क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, इसका मतलब वर्तमान में अगर x वर्ष का है पिता, तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा, x + 3 का। मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, अर्थात पिता ने क्या कहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुने के बराबर हूंगा, अर्थात पुत्री की आयु y + 3 होगी, क्योंकि वर्तमान में पुत्री y वर्ष की है। 3 वर्ष बाद 3 जुड़ जाएंगे तो 3 गुने, अर्थात पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। तो अब सरल कर दीजिए, x + 3 बराबर 3y + 9, पक्षांतरण कर दीजिए, x - 3y, x और y को अपने बाईं तरफ और अंकों वाली संख्याओं को दाईं तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो 9 और ये 3 इधर को जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। ये समीकरण 2। इन 1 और 2 समीकरण को सरल करके हम वर्तमान आयु भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने समीकरण को सरल नहीं करवाया है, केवल इनको बीजगणितीय रूप में लिखवाया है। तो मैंने ये लिख दिया। आपसे किसी एक कथन को ही बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। मैंने 2 रख दिए, आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा अभ्यास हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर हो, बीसी 7.5 और कोण ए का समविभाजक एडी है, अर्थात जो एडी लाइन है वो कोण ए को समविभाजक कर रही है। तो ध्यान रखना, जब किसी शीर्ष का समविभाजक सम्मुख भुजा से मिले, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए बी, अर्थात इस भुजा और इस भुजा, ये जो भुजा है ए बी और ए सी जो है, इसका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी बटे डी सी, अर्थात बी डी और डी सी के अनुपात के बराबर होगा। और इसमें पूछ भी क्या रहा है कि ए बी और ए सी का अनुपात बताइए। तो ये किसके बराबर होगा भाई, बी डी का मान कितना दिया गया है, ये 5 है भाई,
बटे डीसी। अब देखिए बी से लेके सी तक है 7.5 सेंटीमीटर यहां तक, और ये है 5, तो डीसी कितने की रह जाएगी 2.5, तो 2.5, इसलिए ए बी बटे ए सी बराबर कितने का 2। ए बी और ए सी का मान कितना आ गया 2। ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक -4 और 2 और Q बिंदु है जिसके निर्देशांक 8 और 3 है। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में, देखिए ये है कोई रेखाखंड, इसका ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक 4 और 2 हैं, और ये Q बिंदु है जिसके निर्देशांक 8 और 3 है। इसको y अक्ष मान लीजिए, ये y अक्ष को यहां मिलता है कहीं, चलिए यहां मिलता है ये y अक्ष को, ये y अक्ष है। ठीक है, और y अक्ष पर ये बिंदु P से ये मिलता है a बिंदु से, चलिए ठीक है यहां। अब हम जानते हैं भाई कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। देखिए इस पर x का मान क्या होगा 0, तो इस बिंदु a के निर्देशांक क्या मान लेता हूं मैं 0 और y। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके निर्देशांक अगर x और y होते, इसके निर्देशांक x1 और y1 होते, और q के निर्देशांक x2 और y2 होते, और x2 और y2, और ये बिंदु a यदि रेखाखंड PQ को M1 M2 में विभाजित करता, M1 और M2 अनुपात विभाजित करता, तो आप जानते हैं x के मान क्या होते हैं M1 x2, M1 x2 दूर वाले से गुणा करते हैं, और M2 का गुणा करते हैं x1, तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y के मान क्या होते M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ऐसे प्रश्नों में जो 0 हो ना उसको सरल करना सरल होता है। तो देखिए x का मान क्या है यहाँ 0, क्योंकि a बिंदु का निर्देशांक पहला, क्योंकि a बिंदु कहां है y अक्ष पर है, तो देखिए ये 0 बराबर M1 का मान निकालना है भाई मुझे, M1 और M2 का, और x2 कितना है 8 प्लस M2 निकालना है, और x1 क्या है -4 बटे M1 प्लस M2, बचगुणा कर दीजिए, तो देखिए 8 M1 प्लस -4 M2, तो -4 M2 बराबर 0 का M1 प्लस M2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या कहें 8 M1 बराबर 4 M2, या मैं कहूं कि M1 बटे M2 कैसे लिखेंगे 4 बटे 8, भाई बचगुणा करके देख लिए 8 M1 4 M2, तो अर्थात 1 बटे 2, अर्थात M1 अनुपात M2 कितना आ गया 1:2। ठीक है, तो y अक्ष P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा 1:2 में, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए आ जाइए छठा प्रश्न, एक अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आधे का होगा 2/3 पाई आर क्यू, तो क्या दिया गया है 2/3 पाई आर क्यू बराबर 19,404 घन सेंटीमीटर। तो मैं इससे आर क्यू का मान निकाल सकता हूं, तो देखिए 19,404, 2 और 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा, तो पाई मतलब 22 और 7 ऊपर, तो देखिए 22 से काटिए, 22 से काटें तो 22 नंबर 198 में ज्यादा हो जाएंगे भाई, और ये 22 अट्ठे 176 बचे 18, 22 अट्ठे 176 बचे 4, 22 दूनी 44, ये हो गए 882, और 2 से इसको काटेंगे तो 441, तो ये कितने हो गए भाई 441 गुणा 3 गुणा 7। आप जानते हैं कि 441 किसका वर्ग है भाई 21 का वर्ग, तो इसकी जगह 21 का वर्ग, और ये 21 है ही,
तो ये कितने हो गए 21 की घात 3। ठीक है, तो त्रिज्या आर कितनी होगी भाई, दोनों तरफ का घनमूल ले लेंगे भाई, सॉरी, दोनों तरफ का घनमूल लेने से क्या हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अर्धगोले की आ गई भाई 21 सेंटीमीटर। पूछ रहा है अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं अर्धगोले का, ये बड़ा सवाल हो गया, इसमें ज्यादा से ज्यादा त्रिज्या ही पूछेगा आपसे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, आप जानते हैं अर्धगोले का कितना होता है। ऐसा मत कर देना कि पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता भाई। ये पूरा गोला है, इसको मैं जब आधा करूंगा तो ये भी तो बनेगा यहां एक वृत्त, तो ये नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो ये काटने से जो ये क्षेत्र बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाता है ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 और पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 21 गुणा 21, 7 तिया 21, आप 22 तिया 66, 66 गुणा 21 63, 66 गुणा 63 आप कर लेना, इतने वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप कर लेना भाई इसको। अब देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो बेलन है हमारे पास, ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात देखिए, अगर अनुपात दिया गया है, राशि समान है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो मैं पहले में आर का गुणा कर लूं, दोनों में आर का गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो पहले बेलन की में दो बेलन है, सिलेंडर C1 और ये C2, तो इसकी त्रिज्या तो R1 कितनी हो जाएगी 2R और R2 का मान अर्थात दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3R। इसी तरह उनकी ऊंचाइयों का अनुपात अर्थात पहले बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5H और ये दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 कितनी हो जाएगी 3H, क्योंकि ऊंचाइयों का अनुपात है। तो इनमें H का गुणा कर दीजिए, X का गुणा कर दीजिए, कुछ का भी गुणा कर दीजिए, पर समान राशि का गुणा कर लीजिए, है ना। X का गुणा कर लीजिए, इसमें जैसे 2X और 3X लिख दीजिए, इसको 5Y और 3Y लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर राशि समान, क्योंकि अनुपात निकाला गया है किसी संख्या से विभाजन करके, चाहे वो X है चाहे Y है कुछ भी। तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब V1 अनुपात V2 पूछ रहा है। तो V1 का मतलब पाई R1 स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा भाई। तो अब अनुपात निकाल दीजिए, कैसे, R1 स्क्वायर का मतलब 2R का स्क्वायर, H1 का मतलब 5H अनुपात R2 स्क्वायर, इसका मतलब 3R का स्क्वायर और इंटू H2 मतलब 3H। तो देखिए कितना हो जाएगा भाई 4R स्क्वायर इंटू 5H बराबर 9, बराबर नहीं, अनुपात का निशान है, 9R स्क्वायर इंटू 3H, H से H कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पंजे 20, 20 अनुपात 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके आयतनों का जो अनुपात है कितना हो जाएगा 20:27। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल लेना V1/V2 अर्थात पाई R स्क्वायर, ठीक है, H1 ऐसे ही पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कट गया, बटे में आप निकाल देना। ठीक है, अब एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। आप देखिए भाई, आप मैं चलिए बना ही देता हूं, ये घड़ी बना देता हूं, ये घड़ी बन गई भाई। ठीक है, इसमें ये 12 है, ये 6 है, ये 3 और ये 9। अब इस सुई की लंबाई है, चलिए ये सुई बना दी मैंने, ये इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट में यहां से लेके और 4 बज रहे यहां तक आई, तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल है, जो ये रचित क्षेत्रफल है, ये यही तो होगा क्षेत्रफल। ये क्या हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो देखिए पाई की जगह 22 बटे 7, आर स्क्वायर की जगह 14 गुणा 14। अब थीटा कहां है भाई, थीटा इसका मतलब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। अब आप, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई जो घड़ी पर चलती है तो 1 मिनट में उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान होता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में इसके द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 और बटे 360 आप लिखेंगे। चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, इसलिए उसके द्वारा 5 मिनट में बनाए गए कोण का मान 6 गुणा 5 30 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री। आर जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप इस तरह से लिखेंगे। मैं शीघ्रता के कारण थोड़ा ऐसा कर रहा हूं, शायद समय बच जाए। तो देखिए ये 30 से 12 बार कटा, 7 दूनी 14, और भाई अब और काट दें, 2 छिक्की 12 और 2 तिया 6, और ये अब नहीं कट रहा है तो 22 सत्ते 154, 154 बटे 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है। अब देखिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, देखिए कोई पतंग है भाई जो इस तरह से उड़ रही है, यहां उड़ रही है। अब भूमि से उसकी ऊंचाई, जैसे ये भूमि है और भूमि से इसकी ऊंचाई ये मान ली मैंने भाई, तो देखिए यहां पतंग उड़ रही है, ये पतंग है भाई कोई, और भूमि से कितनी ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई लंबवत मानेंगे। तो ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है, भूमि का बिंदु बी है, तो ऊंचाई 100 मीटर ये हो गई, और उसका उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो पतंग की डोरी की लंबाई, अब पतंग यहां से उड़ी थी भाई और यहां उड़ रही है, तो पतंग की डोरी इस की जो लंबाई होगी वो ये होगी x, यहां से लेके, तो माना पतंग की डोरी AC की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है। अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABC में कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, जिसमें लंब आ रहा हो और कर्ण आ रहा हो, और लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो देखिए सूत्र किसका लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब के रूप में AB और कर्ण के रूप में AC। अब यहां लिख देता हूं साइन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर लंब के रूप में AB बराबर 100 है और कर्ण के रूप में x है। तो मैं इसको सरल करने, तो साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 बराबर 100/x, तो √3x बराबर 200, तो x बराबर 200/√3, यही हमारा मान है। अर्थात इसको सरल करना चाहे तो आप सरल भी कर लीजिए कि √3 का ऊपर नीचे गुणा करें, फिर 200/√3 में फिर 3 का भाग देंगे। अरे यार कौन करे इतना, इतना ही लिख देना आप। अतः पतंग की डोरी की लंबाई 200/√3 मीटर, यही आंसर आप लिख देना। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं मान लेता हूं एक मीनार बना लेता हूं, ये मीनार है भाई, ठीक है। अब इसका ये पाद बिंदु हुआ, इससे 30 मीटर की दूर
दूरी पर, ये 30 मीटर दूर कोई बिंदु है। और इसको मैं अब पूरा कर देता हूं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए भाई, चलिए कलर भी चेंज कर देता हूं काफी देर से इसको। तो मीनार तो मैंने क्या मानी थी, ए बी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं एच। मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है, एच। और ये मीनार का पाद बिंदु बी है, इससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है, जिससे मीनार के शिखर, इस सी बिंदु से मीनार के शिखर ए का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो अब इसको लिखना है आपको इस तरह से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सूत्र कौन सा लगाएंगे, जिसमें लंब आ रहा हो और आधार आ रहा हो, ठीक है। उसके हिसाब से सूत्र का चयन करना है। आप जानते हैं लाल बटे कक्का, आप ध्यान से लिख लेने इसको। तो लंब और कर्ण का अनुपात कहलाता है साइन, आधार और कर्ण का अनुपात कहलाता है कॉस, और लंब और आधार का अनुपात कहलाता है टेन। यहां लंब और आधार का अनुपात ही, इसलिए टेन का सूत्र लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे आधार कौन सा है, बी सी। अब इसमें मान रख दीजिए भाई, टेन 30 बराबर ए बी की जगह एच और बी सी की जगह 30। अब देखिए भाई, टेन 30 का मान लिख दीजिए, 1/√3 बराबर एच बटे 30, बचगुणा कर दें तो देखिए √3h बराबर 30, तो h बराबर 30 बटे √3, सरल कर लीजिए भाई इसको, 30 बटे √3 गुणा √3 बटे √3, √3 √3 के ऊपर गुणा कर दिया भाई। तो देखिए 30 गुणा √3 बटे 3, तो ये 10 बार कट जाएगा। अब 10 गुणा √3 का मान हम जानते हैं 1.732, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर। अतः ये क्या है भाई, h क्या है, मीनार की ऊंचाई। अतः इस मीनार की जो ऊंचाई है, आंसर जरूर लिखना है, नहीं तो आधा नंबर काट सकता है भाई, बराबर 17.32 मीटर। इस तरह से आंसर, देखिए वहां नहीं छोड़ना है आपको, आंसर अवश्य लिखना है। अगर टीचर चाहे तो आंसर ना लिखने की एवज में आपका आधा नंबर डिडक्ट कर सकता है, हालांकि ऐसा करता नहीं है। तो देखिए अब पहुंच जाते हैं हम खंड बा। तो अब तक 32 नंबर का मामला हुआ, ठीक है। 32 प्रश्न मैंने आपको बताए, 15 ऑब्जेक्टिव, 7 आपके फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, और 10 प्रश्न आपको बताए मैंने लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक, जो 1-1 नंबर के थे। तो 32 नंबर का मैटर हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के जो प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, ठीक है भाई। अब देखिए पहला ही प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए, या तो इसमें पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, या √5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए √2, √3 और √5 में से पूछ सकता है, या हो सकता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर, जैसे सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, या तो ऐसा प्रश्न पूछेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, मैंने समय बचाने के लिए इसका हल लिख के तैयार रखा है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में जैसे क्या मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये कथन है
उसके विपरीत मानते हैं। भाई सिद्ध क्या करना है हमें, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। वह परमेय संख्या तो हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः 7√5 को मैंने क्या लिख दिया भाई, A/B के रूप में, जहां A और B सहभाज्य पूर्ण है और B का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अंडर रूट, अब देखिए फिर मैं क्या रखूंगा, इस केवल जो अपरिमेय संख्या है उसको अपनी तरफ रखूंगा, ठीक है, और बाकी की संख्या को कहां रख दूंगा, यहां भाई। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, A/7B, क्योंकि ये B जो 7 है वो कहां जाएगा, नीचे। अब देखिए A और B, भाई हमने अभी लिखा ना A/B परमेय संख्या है, और परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या का ही भाग दें, क्योंकि 7 क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या का भाग देंगे तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः A/7B भी क्या होगी, परमेय संख्या। अतः A/7B क्या होगी, एक परमेय संख्या। इसका मतलब √5, भाई ये पूरी परमेय संख्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि √5 बराबर एक परमेय संख्या। बात आई ना समझ में, क्यों लिख दिया, क्योंकि A/B मैंने परमेय संख्या मानी है और 7 परमेय संख्या है, तो A/7B भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अतः √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, जो कि अब, परंतु हम तो जानते हैं भाई √5 एक परमेय संख्या नहीं है, एक अपरमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये तो विरोधाभास हो गया, और ये विरोधाभास कहां से उत्पन्न हुआ है, हमारे मानने से। और हमने क्या माना था कि 7√5 एक परमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत था, और गलत था तो अब सही कर लीजिए। अतः क्या कहेंगे कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। चूंकि देखिए इसको ऐसे नहीं लिखना है, चूंकि A/7B, इसको यहां ले ऐसे लिख देना भाई, है ना, A/7B चूंकि एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं अब इस पर, प्रश्न संख्या 5, 2 नंबर का है भाई। द्विघात बहुपद Px 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करना है। तो देखिए जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, 6x², x का गुणांक लिख दिया मैंने -7x और -3। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। सबसे सरल विधि होती है गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए इसका गुणनखंड देखिए 6 3 18, 18 के ऐसे 2 खंड करना है कि बीच की संख्या आ जाए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 6x² -9x + 2x और -3। अब 2 2 के जोड़े बनाइए भाई, तो 3x कॉमन, तो 2x -3, यहां से +1 कॉमन है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 कॉमन है भाई, तो 2x -3। तो गुणनखंड क्या आ गया भाई, 2x -3 और 3x + 1। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका मान 0 के बराबर कर देते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही भाई, हाथ कांप रहा है। ज्ञात करने के लिए Px का मान 0 के बराबर कर देंगे, या कहें कि 2x -3 और 3x + 1 का मान 0 के बराबर कर देंगे। और भाई 2 कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर कब हो सकता है, जब दोनों कोष्टक 0 के बराबर हो या एक कोष्टक 0 के बराबर हो कम से कम। तो केस फर्स्ट, अब मुझे पता नहीं है
कौन सा कोष्टक 0 के बराबर है, तो मैं दोनों को 0 के बराबर कर देता हूं। तो स्थिति एक क्या हो सकती है कि यदि 2x - 3 बराबर 0 है तब 2x बराबर 3, इसका मतलब x का मान हो गया 3/2। तो पहला शून्यांक आ गया 3/2। और केस सेकंड क्या हो सकता है कि यदि 3x + 1 बराबर 0 है तब 3x बराबर हो जाएगा -1, पक्षांतरण कर देंगे, या x बराबर -1/3। तो ये दो शून्यांक आए। पहले शून्यांक का मान 3/2 जिसको मैं व्यक्त कर देता हूं अल्फा से, तो अल्फा का मान 3/2। दूसरे शून्यांक को व्यक्त कर दें बीटा से, तो बीटा का मान आ गया -1/3। आधा काम हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए, जो दोनों शून्यांक आए हैं इनका हम पहले योग करके देखते हैं, और फिर इनका गुणनफल करके देखते हैं, और फिर जो दिया गया व्यंजक है या बहुपद है उसके आधार पर इसकी तुलना करके देखते हैं। तो देखिए, दोनों शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा है 3/2 - 1/3, तो लघुत्तम इसका 6 आ जाएगा भाई। आप देख ही रहे हैं, तो देखिए 9 - 2 अर्थात 7/6। तो 7/6 ही इस व्यंजक से आना चाहिए। अब देखिए, आपको पता है हम इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² + bx + c से। पता ही ना आपको, जहां अगर हम तुलना करें इस समीकरण की, जो समीकरण दिया गया है या बहुपद जो दिया गया है वो कौन सा है, 6x² - 7x - 3। तो इसमें a बराबर 6 है, देख लीजिए, और b बराबर -7 है, और अचर पद कितना है, -3। तो देखिए, हमारा आना क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, अर्थात x का गुणांक माइनस में बटे x² का गुणांक। अब देखिए -b क्या है यहां, तो b बराबर -7 है, तो माइनस माइनस प्लस, और बटे a कितना है, 6, तो आ गया ना। इसका मतलब हमने जो मान ज्ञात किया है वो सही है। इसी तरह भाई दोनों शून्यांकों का गुणनफल, दोनों शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 गुणा -1/3 अर्थात 3 से 3 कट गया, -1/2 आना चाहिए। ठीक है, अब -1/2 मतलब अचर पद, ये गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद अर्थात c/a होता है, c/a होता है। तो c कितना है, देखिए c हमारा कितना है, -3। तो देखिए, और a कितना है, 6। तो देखिए 3/6 अर्थात -1/2 आ गया ना। अतः सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, बोलने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, और आप देख रहे होंगे कि मैंने एक अलग से जैकेट और डाल ली है भाई। तो देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूं भाई, मान लेता हूं 2 अंकों की संख्या है, तो माना जो संख्या है उसकी इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक है भाई, दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया, y। तो अब संख्या क्या होगी,
इस स्थिति में संख्या क्या होगी, इकाई का अंक प्लस दहाई के में 10 का गुणा करेंगे 10y। जैसे इकाई का अंक 1 हो, दहाई का अंक 3 हो, तो संख्या कैसे निकालेंगे, 1 + 10 × 3। ठीक है, आपको पता लग गया ना। तो 10 या 30 और 1 31 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जैसे यहां 13 इकाई का अंक 1 था, दहाई का अंक 3 था, तो संख्या कौन सी हो गई, 31। 31 को पलटने पर संख्या क्या होगी, 13। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए, यहां इकाई के अंक और दहाई के अंक को उलट किया जा रहा है, अर्थात इनके स्थान को परिवर्तित किया जा रहा है। तो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी भाई, x की जगह पर y लिख दीजिए, y की जगह पर x। तो देखिए क्या हो जाएगी, y + 10x। अब प्रश्नानुसार समीकरण देखिए, दो अंकों की एक संख्या अर्थात x + 10y और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग अर्थात इस संख्या और इसकी अंकों को उलटने पर बनी संख्या y + 10x, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो देखिए x की संख्या को जोड़ेंगे तो 11x, y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 66। 11 में यहां से कॉमन निकाल देता हूं तो क्या बच जाएगा, x + y बराबर 6, समीकरण 1। आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो x - y बराबर 2, ये समीकरण 2 हुआ। यही तो कह रहा है। अब समीकरण 1 और 2 को आप सरल कर दीजिए, जोड़ दें तो देखिए 2x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर 8/2, इसका मतलब 4। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 4। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 2। ठीक भाई, तो संख्या, अब संख्या ने कहा, अतः संख्या क्या हुई भाई, x + 10y, यही संख्या थी ना। तो x के स्थान पर 4 रखेंगे, 10 और y के स्थान पर 2, इसका मतलब 4 + 20 बराबर 24। तो संख्या क्या हुई, 24। और इसके अंकों का पलटने पर संख्या क्या होगी, 42। जोड़ के देखिए, हो गया ना भाई, 66। अब इस संख्या 24 भी हो सकती है, संख्या 42 भी हो सकती है, दो आंसर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 पर आइए। आकृति में क्या दिया गया है भाई, जो ये आकृति दी गई इसमें देखिए कि PS/SQ बराबर क्या है, PT/TR और कोण PST बराबर PRQ के दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये त्रिभुज PQR है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है, अर्थात मैं क्या सिद्ध कर देता हूं कि PQ बराबर PR, इस त्रिभुज में भुजा PQ किसके बराबर है, भुजा PR की। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि PS/SQ बराबर PT/TR। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि कोई भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह भुजा या वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या पढ़ी थी भाई आपने प्रमेय कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए यहां जो भुजा ST है, ये जो ST है
वो भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को ध्यान से देखिए समान अनुपात में विभाजित कर रही है, क्योंकि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ठीक है, अतः प्रमेयानुसार क्या कह सकता हूं भाई मैं, अतः प्रमेयानुसार जो मैंने बोला है उसको आप लिख देना। कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होती है। इसको आपको लिखना है। अतः इस प्रमेयानुसार मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये रेखा एस टी है वो समांतर होगी भुजा क्यू आर की। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। तो देखिए कोण ये और ये कोण कैसा होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल है। अतः मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि ये कैसे हैं, संगत कोण हैं। क्या है भाई, संगत कोण है। अब ये समीकरण में एक रख देता हूं इसका नाम। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि कोण पी एस टी, देखिए दिया है कोण पी एस टी किसके बराबर दिया है, कोण पी आर क्यू के। ये समीकरण 2 ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोण कोण पी क्यू आर, भाई देखो दोनों ये पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ही पी एस टी कोण के बराबर हैं। तो मैं समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकता हूं कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। अर्थात यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हुए। अब आपने एक और प्रमेय पढ़ी थी कि समान, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण आर की सम्मुख भुजा पी क्यू और कोण क्यू की सम्मुख भुजा पी आर भी बराबर होगी। अतः क्या कह सकता हूं कि भुजा पी क्यू बराबर भुजा पी आर के। अब इस त्रिभुज में चूंकि दो भुजा बराबर हो गई, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात हमें सिद्ध करना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 6, 5 और बी -4, 3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। ठीक है, तो अब देखिए मैं मान लेता हूं, माना वाई अक्ष पर कोई बिंदु, वाई अक्ष पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जो बिंदु A और बिंदु B दोनों से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। अब इसके निर्देशांक भी दोगे बिंदु P के। अब चूंकि बिंदु P कहां है, Y अक्ष पर, और हम जानते हैं कि Y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो X का मान उसका 0 होगा। ऐसे ही ना, Y अक्ष पर भाई आप देखिए, Y अक्ष पर आप देखेंगे जैसे ये X अक्ष है और ये Y अक्ष है, तो Y अक्ष पर यहां से यहां कहीं भी चलिए X का मान क्या होगा, 0, क्योंकि X अक्ष इधर है या इधर है। ठीक है भाई, तो इसके निर्देशांक क्या मान लेता हूं मैं, 0 और Y। ठीक है, तो मान क्या लिया मैंने, माना Y अक्ष पर कोई बिंदु P 0y है या स्थित है, तब प्रश्नानुसार
पी ए अर्थात बिंदु पी की ए बिंदु से दूरी बराबर होगी पी वी अर्थात बिंदु पी की बिंदु बी से दूरी के बराबर। अब आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है ना भाई, क्या पढ़ा था कि √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कैसे भी लिख दीजिए बात एक ही है। क्यों? क्योंकि वर्ग में माइनस भी आ जाएगा तो फिर भी वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चाहे x1 माइनस x2 लिखिए चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए, अब x1 y1 ये हुए जब मैं पी ए निकालूंगा और x2 y2 ये हुए। ठीक है, तो निकालिए अंडर रूट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट पीवी। जब पीवी की बात करेंगे तो x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये होंगे। ठीक है, तो देखिए 0 माइनस माइनस 4, तो देखिए 0 प्लस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो कैंसिल, अर्थात दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 का वर्ग अर्थात 36 माइनस 6 का वर्ग करो चाहे प्लस 6 का वर्ग करो, एक ही बात है। y माइनस 5 का वर्ग, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ध्यान रखना वाई स्क्वायर माइनस 25 मत लिख देना जल्दी में, क्योंकि बीच में क्या आता है? इन दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना। ध्यान रखना भाई, बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिए, वाई स्क्वायर पहली का वर्ग, बीच में इनके गुणा का दुगना 3y का दुगना 6y और फिर प्लस में 9। ठीक है, माइनस 9 मत लिख देना, यही गलती करते हैं बच्चे। तो देखिए समान संख्याएं कट जाएंगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, आपको वहां काटना नहीं है क्योंकि पक्षांतरण में वो वाई स्क्वायर माइनस इधर को लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाता है अपने आप। और समान संख्या कोई है तो देखिए 16 और 9 25, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा भाई? देखिए माइनस के 10y, 6y को इधर के लेके आइए तो प्लस के 6y और 36 को इधर भेज दीजिए तो माइनस के 36। इसका मतलब माइनस 4y बराबर माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 36/4 बराबर 9, अर्थात y का मान आ गया, x का मान तो 0 पहले से ही था। अतः वह बिंदु जो y अक्ष पर था कौन सा था? P बिंदु। अतः वह बिंदु P कौन सा है भाई? 0 और 9 है, अर्थात जिसके निर्देशांक क्या है? 0 और 9। यही तो पूछा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 6 5 और माइनस 4 3 से समदूरस्थ है। अतः y अक्ष पर ये जो बिंदु P जिसके निर्देशांक 0 और 9 है, यह बिंदु A और बिंदु B दोनों से समान दूरी पर स्थित है। आशा है प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज कैसा लेना है? जिसका B समकोण, तो हमें B यहां लिखना पड़ेगा A और इसको लिख देता हूं C। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। दिया गया क्या है? tan A। क्या दिया गया? tan A दिया गया है, tan A। अर्थात अब ध्यान से देखना भाई कि जो कोण दिया गया है ना, आपको पता है समकोण। देखो मैं और एक चित्र बना के देता हूं, जैसे ये है इसको मान लेता मैं CBA। तो देखिए tan A, तो ये कोण A हुआ और जहां कोण बनता है
कोण को बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी होती हैं? आधार और कर्ण। बड़ी भुजा जैसे इसमें ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ध्यान रखा, क्या ध्यान रखना है कि जहां कोण बनता है, जहां कोण बनता है वह बिंदु, ठीक है, एक भुजा आधार की होगी जहां मिलेगी और दूसरी भुजा होगी कर्ण वाली। तो अब देखिए ये दिया गया है, इसको मैं हटा देता हूं भाई। अब देखिए कोण ये दिया गया है, इसका मतलब अब ये आधार हुई और ये कर्ण हुआ दी गई स्थिति में। तो दिया गया क्या है? tan A। tan A का मतलब लंब बटे आधार। तो देखिए लंब होती है कोण के सामने की भुजा, कोण ये A है, ये है, इसके सामने की भुजा ये, तो आधार कौन सा होगा? लंब कौन सा होगा? BC, लंब बटे आधार, और आधार कौन सा है? AB। आपको पता है tan किसका अनुपात होता है? लंब और आधार का। तो लंब, अभी इसका मान कितना दिया गया है? 1/√3, अर्थात BC का मान 1 और AB का मान √3। ठीक है, तो BC का मान 1 इकाई है और AB का मान कितना है? √3। तो मैं अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC का मान निकाल सकता हूं। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मतलब √3 का वर्ग प्लस BC का मतलब 1 का वर्ग। तो देखिए √3 का वर्ग 3 प्लस 1 बराबर 4। तो AC अर्थात कर्ण आपका आ गया 4 का वर्गमूल 2 इकाई। तो ये हो गया 2। तो अब देखिए मान किस किस के निकालने? साइन A। तो अब साइन A, तो कोण A लेना है। तो सीधी सी बात, साइन A किसका होता है? लंब बटे कर्ण। साइन किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। लाल बटे कक्का आपको याद है ही भाई, ठीक है, लाल बटे कक्का आपको पता है। ये साइन का होता है, दूसरा कॉस और ये तीसरा टेन। तो देखिए साइन A अर्थात लंब बटे कर्ण, और लंब कौन सा है भाई? क्योंकि A है, कोण ये है, ध्यान रखना है, कोण A है, तो ये लंब हुआ बटे AC। तो BC का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान कितना है? 2। तो साइन A का मान 1/2 हो गया। अब मैं निकालता हूं दूसरा मान। अब कौन सा मान निकालना है हमें? कॉस C। अब देखिए C जब ये है कोण, तो इसके सामने की भुजा होगी लंब और C को बनाने वाली आधार। तो अब ये आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया। जब C की बात करेंगे और A की बात करेंगे तो ये क्या होगा? लंब, ये होगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ध्यान रखना भाई। तो कॉस C क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो जब C है तो आधार कौन सा होगा? BC। ध्यान रखना, जहां कोण बनता है, कोण को बनाने वाली भुजा आधार मानी जाती है, ये रटने वाली बात है। तो आधार अब कौन सा हो जाएगा? BC और कर्ण कौन सा हो जाएगा? AC। तो BC का मान 1/2, सॉरी BC बटे AC का मान वही साइन के बराबर आ जाएगा। इसी तरह भाई यहां आइए, कॉस A पुणे कॉस A, तो जब कॉस ये A है तो अब आधार कौन सा हो जाएगा? AB और कर्ण कौन सा हो जाएगा? AC, अर्थात √3/2। ठीक है, और साइन C बराबर कितना होगा? तो C फिर यहां आ जाइए। साइन किसका होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है? AB और कर्ण कौन सा है? AC, अर्थात √3/2। ये मान मैंने लिख दिए। अब इनको लिख दीजिए। क्या याद करना है? चलिए और कलर से निकाल देता हूं। मान किसका निकालना है? साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C। अब जो मान मैंने लिखे उनको लिख दीजिए भाई। साइन A का मान 1/2
कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। ध्यान से समझना भाई। तो 1/2 और 1/2 कितना हो गए 1/4 प्लस √3 और √3 का गुणा कीजिए 3 और 2 दूनी 4, 4 लघुत्तम आ गया तो 1 + 3 मतलब 4/4 बराबर 1। और यही हमारा क्या है आंसर है भाई इसका। 10वें प्रश्न को देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बंधु, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है भाई। चलिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है भाई, ठीक है। और इसके सामने क्या है, एक केबल टावर है भाई, एक केबल टावर है भाई, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाने वाली रेखा बना दी मैंने। अब देखिए भाई क्या कह रहा है कि 7 मीटर, मैं नाम भी लिख देता हूं ए बी। तो ए बी तो क्या हो गया भवन है भाई, और केबल टावर कौन सा है सी और डी। चलिए इनके नाम कर, ये सी डी क्या है केबल टावर है। तो भवन के शिखर, अब भवन का शिखर कौन सा है ए, केबल टावर के शिखर का उन्नयन, तो ए से केबल टावर के शिखर को अगर हम देखेंगे उन्नयन कोण इसका कितना है 60 डिग्री है। अब ध्यान देखिए ए पर दृष्टि रेखा है हमारी, कहां है ए पर दृष्टि रेखा है, तो ये दृष्टि रेखा हुई भाई, ठीक है। और यहां से अगर सी को देखेंगे तो ये रेखा हुई और ये कोण कितने का है 60 डिग्री का। ए पर खड़े होकर हम देख रहे हैं ये हमारी दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण, जानते हैं ना। अब देखिए ए बिंदु से अर्थात भवन के शिखर से केबल टावर का जो पाद है, पाद का मतलब निचला जो हिस्सा है वो डी, उसका अवनमन कोण कितने का है 45। अब मैं यहां से इस कोण मिला देता हूं तो ये कितना हो गया 45 का। तो देखिए अवनमन कोण मतलब दृष्टि रेखा ये थी, ये जो दृष्टि रेखा थी ये, तो ये कोण 45 का हुआ। अब चूंकि ये जो रेखा, चलो इस बिंदु को मैं ई मान लेता हूं, ए ई समांतर है बी डी के, तो 45 का जब ये कोण है तो ये कोण भी कितने का हुआ 45 डिग्री का, ठीक है भाई। तो निकालना क्या है टावर की ऊंचाई, टावर कौन सा है सी डी, तो मान लेते हैं भाई, माना टावर कौन सा है सी डी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है भाई। और दिया गया क्या है कि भवन जो ए बी है इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, और सी डी की देखिए मैंने यहां से यहां तक कितना लिख दी नहीं h। अब एक बात सोचिए, इस चित्र में ध्यान से अगर हम देखें तो ए ई डी बी एक आयत हुआ भाई। जब ए बी 7 का है तो ई डी, चित्र से मैं क्या लिख देता हूं यहीं लिख देते हैं, चित्र से ए बी बराबर ई डी बराबर 7 मीटर, तो ये भी 7 होगा। इसलिए सीई, तब सीई कितने का हो जाएगा भाई, एच से कितने चले जाएंगे 7, तो h - 7 मीटर, ठीक है भाई, h - 7। तो ये h - 7 हो गया यहां से और यहां तक, ठीक है भाई। अब देखिए समकोण त्रिभुज, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर ठीक रहेगा, ये चलो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब मान लेते हैं बी डी को क्या मान लेता हूं मैं x,
ठीक है भाई। तो tan का सूत्र लगेगा क्योंकि लंब और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BD। मान रख दीजिए भाई इसका, तो tan 45 बराबर AB का मान कितना है 7 और BD का मान x। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर 7 बटे x। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। x का मान 7 आ गया। तो अब अपने आप देखिए, जब BD बराबर 7 है तो AE का मान भी कितना हो जाएगा 7। चित्र से पुनः आयत था भाई ये, BD बराबर AE, ठीक है, इसलिए दोनों कितने हो जाएंगे 7 मीटर। ठीक। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज लीजिए कौन सा, ACEC या CEA। अब समकोण त्रिभुज CEA से लंब है और आधार है, तो tan का ही सूत्र लगेगा। तो tan सीधे लगा देता हूं, थीटा की जगह क्या लिख देता हूं 60 बराबर लंब क्या है CE और आधार कौन सा है AE, ये A है भाई, ठीक है भाई। तो tan 60 का मान क्या होता है भाई √3। CE का मान कितना है H-7 अपॉन AE, अभी निकाला था, AE कितना है 7। अब बचगुणा कर दीजिए, H-7 बराबर 7 √3, पक्षांतरण कर दीजिए, हमें तो H का ही मान चाहिए, तो H बराबर 7 √3 प्लस 7, ये -7 इधर को जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो 7 कॉमन आ गया भाई, तो √3 प्लस 1, ठीक है, इतना ही लिख दीजिए। और नहीं तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, यहीं भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा दीजिए कि H बराबर 7 √3 का मान हम जानते हैं 1.732 होता है, 1.732, चलो 1.732 अंक तक ही लिख लेते हैं, और प्लस 1 अर्थात 7 इंटू 2.73। अब 7 का गुणा कर दीजिए भाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 × 21, 7 7 49 और 2 51, 7 2 14 और 5 19, 19.11 मीटर। अब आंसर लिख दीजिए, आंसर जरूर लिख के आना है। अतः टावर की ऊंचाई कितने लिख देंगे, या तो लिख दीजिए इस आंसर को या इसको लिख दीजिए 19.11 मीटर, ठीक है, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, एक ही बात है। अब आ जाइए 11वां प्रश्न। चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। आप देखिए भाई, चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। अर्थात क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण का मतलब कोण A प्लस कोण B, इसको ऐसे लिख देता हूं, कोण OAP प्लस कोण OBP, इन दोनों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है, तथा कोण APB APV अर्थात ये कोण और कोण
AOB 180, ये बात हमें सिद्ध करनी। अब देखिए भाई, वृत्त है, इसका केंद्र O है, चूंकि OA तथा OB वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, तथा PA तथा PB क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं। अब हम जानते हैं भाई, चूंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के। अतः कोण OAP प्लस कोण OBP, अब चूंकि OAP कितने का होता है, 90 का, और OBP कितने होगा, 90 का, ये कोण भी 90 का और OBP भी 90 का, तो ये तो 180 के हो गए भाई। तो पहली बात सिद्ध हो गई ना। दूसरी बात देखिए, इसको मैं 1 कह देता, इसको 2 कह देता। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चूंकि चतुर्भुज के समस्त अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो क्या कह सकता है कि कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP बराबर 360। मैंने सभी कोणों के नाम लिख दिए। अब देखिए, OAP 90 का बता ही दिया, कोण APB प्लस कोण AOB और OBP ये कितने का था, 90, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो बराबर 360। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर किसके होंगे, 360 में से 90 और 90 जोड़ के इधर को घटा दीजिए, बराबर 180 डिग्री। ये बात दूसरी सिद्ध हो गई। ठीक है, चूंकि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, अतः हम कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अतः क्या कहेंगे कि OABP एक चक्रीय चतुर्भुज है, इति सिद्धम। आप ठीक है लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अब देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, चित्र बनाते हैं सबसे पहले।